नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। लड़ने वालों का कुछ नहीं होता इस जिंदगी में। जंग को जीतना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना होगा। अभिक्रियाएं अपना टॉपिक चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या हो गया? क्या हुआ? ये अपना टॉपिक चल रहा है भाई। संयोजन वियोजन हो गई थी, विस्थापन हो गया क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आगे क्या सब? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा भाई? कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। विस्थापन अभिक्रिया यही कहती है। एक ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है भाई। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करेगा? हटा देता है या विस्थापित कर देता है। ध्यान देना, हटा देता है या फिर विस्थापित कर देता है। ये अभिक्रिया विस्थापन। संयोजन तो आपने कल जाना था। संयोजन क्या होता है? जिसमें दो अभिकारक जुड़ेंगे, एकल उत्पाद बनेगा। संयोजन अभिक्रिया थी। उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया आपने जाना, जिसमें अभिकारक टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? एक अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देगा। एक अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान देना क्या है? तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। ठीक है जी। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 कर लेना भाई। देख लो अब क्या हो रहा है इसमें। अब इसमें बताओ क्या हो रहा है? जिंक है, इसमें कॉपर सल्फेट है। तो ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को यहां से हटा देगा। ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये इसको इसके स्थान से हटा के खुद बैठेगा। ये आप देख सकते हैं, SO4 के साथ में खुद जिंक आ गया और इसको यहां से हटा दिया। ये लो, ये बाहर कर दिया। आसान है। अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। यहां से सवाल क्या बनेंगे? एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? एग्जाम में प्रश्न बनता है, दिए गए पदार्थ की पहचान कीजिए। एक सवाल डालता हूं, आंसर करना। एक क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में पदार्थ X की पहचान करें। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनेंगे। निम्न अभिक्रिया में पदार्थ X की पहचान करें। आपके सामने है, पहचान करना है। अच्छा, इसमें ऑप्शन रखने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही कर लो। बताओ, एक सवाल आपके सामने और इसमें आपको पदार्थ X की पहचान करनी है। ये रहा पदार्थ X। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। दी गई अभिक्रिया में X की पहचान कीजिए कि इसके स्थान पर क्या आने वाला है। ऑप्शन आपके सामने होंगे।
ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो लो। क्या आने वाला है बताना। क्या आएगा इनमें से बताओ। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अभिक्रिया में पदार्थ X की पहचान करो। यहां कुछ भी आ सकता है, काला पदार्थ, हरा पदार्थ, नीला पदार्थ, जो भी पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके स्थान पर क्या आ रहा है। ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है। यहां आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट, यानी इसके स्थान पे क्या आ गया, इसके स्थान पे ये खुद आके बैठ गया है। आ रहा है ना, ये देखो FeSO4 के साथ में आ गया, तो यहां से बाहर कौन निकलेगा, कॉपर। कौन निकलने वाला है, कॉपर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। इतने आसान सवाल आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है कि पदार्थ की पहचान करना बहुत ज्यादा आसान है। अभिक्रिया पूछा जाएगी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक अधिक क्रियाशील इसको इसके स्थान से हटा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आप समझ गए होंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। एग्जाम्पल आपको इतने याद करने की, ये समीकरण याद करने की कतई आवश्यकता है नहीं, केवल आपको पहचान आनी चाहिए बस कौन सी है। अगली अभिक्रिया रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये क्या कहती है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, 5 ये जो रिएक्शन है वो आप ध्यान में रख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और 1-2 और अभिक्रिया वो आप ध्यान में रखिएगा। द्विविस्थापन में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, बस आयनों का आदान प्रदान होता है। कहां होता है, अभिकारकों में। और अभिकारक कहां लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में। जो एरो का निशान होता है उसके लेफ्ट साइड में अभिकारक होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं जी। अभिकारक टूटते हैं तो क्या बनता है, उत्पाद बनेगा। कौन सी अभिक्रिया होगी, अरे टूटना वियोजन में आता है, जुड़ना किस में आता है, संयोजन में आता है। समझ गए क्या। द्विविस्थापन में क्या होने वाला है, आयनों का आदान प्रदान। अब आयन कौन कौन से है वो भी आप ध्यान कर लेना। आयन कौन से होते हैं, आयन तो आपको पता है धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे सोडियम होता है, SO4 होता है, क्लोरीन होता है, Ba होता है, ठीक है भाई। ये कुछ महत्वपूर्ण आयन है, ये क्या है, आयन है। हाँ ये भी होता है, Ag होता है, Cl हो गया, NO3 हो गया, ये सारे आयन है। आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, साफ साफ लिखा गया है। आयनों के बीच में क्या होगा, आदान प्रदान होगा इस अभिक्रिया में, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। समीकरण आप याद नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, लेकिन पहचान कर लेना। चलो अच्छा, तनसुख बताएगा। तनसुख इस स्थान पे क्या आने वाला है, यहां पे क्या आएगा रे तनसुख। यहां से आप जरा देखो NaCl, ये रहा देखो NaCl आ गया ना। पीछे क्या बच रहा है, BaSO4 बच रहा है। क्या बच रहा है, BaSO4, तो ये यहां आएगा BaSO4। आपसे पदार्थ पूछे जा सकते हैं, X Y, काला पीला हरा, जो भी पदार्थ है वो पूछा जा सकता है। यहां दे दिया हरे पदार्थ की पहचान करो, तो फिर आपका आंसर होगा BaSO4। लेकिन ऊपर लिखा गया आयनों का आदान प्रदान होता है जी, आयनों का आदान प्रदान। अब ये वाला आयन इसके साथ में आ गया और ये वाला आयन इसके साथ में आ गया, और मैंने लिखा है कि अभिकारकों के बीच में होता है। ये कहां होता है, अभिकारकों के बीच में। और मैंने कहा कि ये जो तीर का निशान आपको दिखेगा उससे ये लेफ्ट साइड वाले अभिकारक होते हैं और यही आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान, ये देखो, ये इसके साथ में आया, इसका आदान प्रदान हो गया, ये इसके साथ में जुड़ गया तो ये इसका आदान प्रदान हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी।
एक और एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट जानते हो क्या, इसका उपयोग कहां होता है? हाँ, गोभी पर सफेदी के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये एमिड स्याही है। क्या है? एमिड स्याही। अलग से नोट कर लेना, एमिड स्याही है। एमिड स्याही जानते हो क्या? चुनाव में इसी का प्रयोग किया जाता है। चुनाव में आपके निशान लगाते हैं ना, वो इसी का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। इसके अलावा गोभी जो होती है उसको सफेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, ये भी नोट कर लेना, इसका प्रयोग किया जाता है, ये कृत्रिम बारिश के रूप में काम आता है। कहां आता है? कृत्रिम वर्षा के लिए AgI2 का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। किसका करते हैं रे? सिल्वर है आयोडाइड। कृत्रिम बारिश कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। फिर से बोलता हूं, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सहायक है? सिल्वर है आयोडाइड। नोट कर लेना, सिल्वर आयोडाइड है ये। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहां किया जाता है? कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बारिश जानते हो ना, ब्याह शादी में ऊपर से बारिश करवाते हैं, वो होती है आर्टिफिशियल, है ना। तो ये सिल्वर आयोडाइड है और इसका यूज किया जाता है गोभी में सफेदी के लिए, और इसके अलावा अमिट स्याही के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गोभी को सफेद करने के लिए किया जाता है। बाजार में आप देखते हैं बहुत सारी जो गोभी होती है वो सफेद होती है, उस पर छिड़काव करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। अमिट स्याही है ये, चुनाव में इसका प्रयोग करते हैं। चुनाव चिन्ह जो होते हैं इसी के बनाए जाते हैं। AgNO3 + KCl। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां दे दिया कोई पीला पदार्थ, लाल पदार्थ, XYZ कुछ भी दे दिया, तो जरा मुझे बताना यहां क्या आएगा? अब समझ में आ रहा है क्या? यहां क्या आने वाला है? आयनों का आदान प्रदान इसके बीच में हो रहा है, Ag और Cl। ये लो AgCl। पीछे क्या बच रहा है? KNO3। क्या बचा? KNO3। तो ये बनेगा। और इसी को इसको क्या बोला जाता है? KNO3 सोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरे का अम्ल कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये सोरा है। क्या है? सोरा। तो यहां से बहुत सारे एग्जाम में सवाल बन चुके हैं, बनेंगे। सोरे का फॉर्मूला पूछा जाए, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा कहते हैं इसको। ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, वो भी आप नोट कर लें, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखना, इसका उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। कहां करते हैं रे? फोटोग्राफी में। यह भी कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी जान गए? पहले कैमरे के अंदर फोटो ली जाती थी ना, उसको फिर निकलवाते थे साफ करने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता था। देखा है ना पुराने वाली फोटो है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां किया जाता है? तो श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहां किया जाता है? गोभी पर सफेदी के लिए। और अमिट स्याही में इसका यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहां करते हैं जी? कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक। कर लोगे? ये समझ में आ गई क्या बातें? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये द्विव विस्थापन है। द्विव विस्थापन में ध्यान रख लेना, ये जो एरो का निशान दिख रहा है, अभिकारक ये होते हैं, इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। और आयन आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे आयन लिखिए। ये देख लो, ये रहा सोडियम, सोडियम है। बेरियम ये रहा, ये लीजिए, है कि नहीं? ये आयन होते हैं, इनके बीच में आदान प्रदान होता है। तो ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया होगी। कर लेना भाई यहां से। नेक्स्ट अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनेगी, वो लिखिएगा आप, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है? रेडॉक्स। एग्जाम में यहां से सवाल कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रेडॉक्स अभिक्रिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? इससे पहले दो अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरी अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं। क्या होते हैं? एक तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और प्लस अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वो होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन वो होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन की कमी होगी। ऊपर लिख देता हूं, यहां से यही समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन तो जुड़ेगा, ऑक्सीजन का तो क्या होगा? योग होगा। ऑक्सीकरण पूछा जाए बता देना ऑक्सीजन का योग, और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। अपचयन जैसे इसका अपोजिट है। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा, और ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी। अच्छा, जब ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो ये कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? रेडॉक्स। फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, अभी मैं बता देता हूं प्रश्न कैसा बनेगा। प्रश्न हो सकता है आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण में O से स्टार्ट हो रहा है तो आप बता देना कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की कमी होगी, अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो यहां जरूर देखें आप, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। एक सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं। क्या आपको पहचान है ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी है ये कौन सी अभिक्रिया है? देखा, आंसर आना चाहिए। जैसे ही अभिक्रिया को देखा पता चल जाना चाहिए ये कौन सी है। ये ZnSO4, यानी ये इसके साथ में बैठ रहा है, ये देखो। इसका मतलब एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया हुई भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई कि नहीं? ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? ऑक्सीजन का योग। अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का योग। रेडॉक्स का मतलब क्या है? ये दोनों। अब यहां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। सिंपल सी बात, सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ये प्रश्न बनेंगे। अभिक्रिया आपसे दी जाती है, पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, ये पूछा जाएगा। अब जहां भी ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण है, मैंने लिखा है ऊपर, जहां भी ऑक्सीजन जुड़ता हुआ आपको नजर आता है ऑक्सीकरण, बताओ कहां जुड़ रहा है ऑक्सीजन? तनसुख ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है बताओ भाई। ये देखो, ये Zn ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये देखो, इतना आसान है। अरे जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? तो ऑक्सीकरण हो गया। ये ऑक्सीकरण है भाई, ये ऑक्सीकरण है। जिंक का किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? ZnSO4 में। जिंक का किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? ZnSO4 में। अरे ऑक्सीजन यही तो जुड़ रहा है, बाकी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। ऑक्सीजन ये देखो ऊपर लिखा है ना ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन तो यही जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, साफ साफ लिखा है ये रहा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी यहां से ये बाहर निकलेगा तब होगी ना। ये देखो कॉपर यहां से बाहर निकल गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अपचयन क्या हो गया? ये अपचयन हो। अब बताओ, आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से का अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। किस में हो रहा है? जिंक सल्फेट में। अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का। कर लोगे? नहीं होगा? एक एग्जांपल और देता हूं, और उदाहरण देखते हैं। अब आप में से ही बताना है। अब आप में से ही बताना है, मैं जिससे पूछूं वो आंसर करें।
कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। क्या तनसुख, इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। अरे ये कार्बन देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, यही तो बोला है। अरे भाई ये इसके साथ जुड़ रहा है ना, ये कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, येलो ऑक्सीकरण। और ये देखो ऑक्सीजन यहां से हटेगा तो ये जिंक की कमी हो जाएगी, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कितना आसान है। ऑक्सीकरण का मतलब है जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन का मतलब है जहां ऑक्सीजन की कमी होगी। समझ गए क्या? या फिर हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीजन की कमी तो यहां से निकलने के बाद में ही होगी भाई। जिंक यहां से बाहर निकल जाएगा तो इसकी कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये अपचयन हो गया। जहां ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। यहां एक बात नोट कर लेना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो सबसे जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना ये सबसे जहरीली गैस है। सबसे जहरीली गैस पूछी जाए कौन सी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। अरे सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कहां पाई जाती है? सिगरेट के धुएं में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सिगरेट के धुएं में। सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो सबसे जहरीली है। सबसे जहरीली गैस किसमें होती है? सिगरेट के धुएं में होती है। और अभी है तो जो भी सिगरेट का सेवन करता है उससे आप दूर रहें और उसको बताएं कि भाई इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहरीली गैस है, आपके फेफड़ों में जाती है। समझ में आ गया क्या? अरे ये बातें समझ में आ गई। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, रेडॉक्स क्या है, तो यहां से आप कर लेना। एक अंतिम अभिक्रिया और बता देते हैं, वो रहेगी आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी नोट कर लें आप। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होती है? इसका तो नाम से पता चल रहा है, उदासीन। और उदासीन कब होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, जब लवण बनेगा। कहीं खुजली आ रही है, एसिड अम्ल की वजह से आती है खुजली। आप साबुन लगाते हैं, वहां क्षार होता है साबुन में, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो वो खुजली मिटेगी। समझते हो क्या आप? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएगा? लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखना, अम्ल और प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार ये मिलकर क्या बना लेंगे? लवण प्लस जल बना लेंगे। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब है उदासीन। और उदासीन कौन होता है? लवण होता है जी, लवण होता है ना उदासीन। अम्ल ले लो, कोई सा भी अम्ल ले लो, बताओ कौन सा लेना है? HCl, HCl, ये लो HCl। प्लस क्षार लेना है NaOH। जहां भी OH दिखे एक क्षार है, जहां भी OH नजर आए एक क्षार होता है। कई बार पहचान पूछ लेते हैं, क्योंकि क्षार वो पदार्थ है जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये लो जी, लवण बनाना है ना, लवण। लवण कैसे बनेगा? NaCl से। तो ये NaCl लवण होता है। और ये पिछली आर्मी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी ध्यान रख लेना। पिछली आर्मी की एग्जाम में ये सवाल आया, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? साधारण नमक, यहां से नोट कर लेना, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। साधारण नमक के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? NaCl। और ये पिछली एग्जाम में आया था। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। यानी नमक का ये फॉर्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड,
Cl। ये आया था एग्जाम में, देख लो आप, इतने आसान सवाल आते हैं। और प्लस जल का फॉर्मूला क्या होगा रे? H2O। ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। आप ध्यान रखना, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे, अम्ल और क्षार को मिला दिया तो लवण बन गया प्लस जल, कर लेना। तो ये पीछे का अपना बचा हुआ पार्ट था, रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। और बताएं लो, एक तरफ लिखिएगा उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक तरफ आप नोट कर लेना उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब इनका नाम से ही होता है, नाम से ही पता चल जाएगा, उष्माक्षेपी उष्माशोषी। शोषी का मतलब शोषण, याद कर लो भाई, शोषी का मतलब हो गया शोषण, और आगे जोड़ देना अव, क्या बन जाएगा? अवशोषण। हो गई याद? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और इसका जस्ट ऑपोजिट, अब यहां अवशोषण हो रहा है तो यहां उत्सर्जन होगा। क्षेपी का मतलब क्या है? उत्सर्जन। तो इसका मतलब हो गया ऊष्मा का उत्सर्जन। कर लोगे? अरे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे तो बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोला जाता है? ऊष्माशोषी। दो बातें ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी में उत्सर्जन होगा, उष्माशोषी में अवशोषण होगा। दो ही तो बातें, सारी अभिक्रिया मैंने आपको बता दी, यहां से प्रश्न बने तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। उष्माक्षेपी में क्या होगा? उत्सर्जन। उदाहरण देना है क्या? N2 प्लस H2 ले लो, N2 प्लस H2 क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा NH3 प्लस ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ये लो ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का अवशोषण करना है, N2 प्लस O2, और ये बन गया आपके ऊष्मा, और प्लस बन गया 2NO, इसका अवशोषण। ये उष्माक्षेपी, वो उष्माशोषी। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी जा सकती है, और वहां भी सवाल आपके बनेंगे किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और किस पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। या फिर आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की पहचान बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यह आपसे पूछा जाएगा पदार्थ XYZ, काला, हरा, पीला, लाल पदार्थ की पहचान करो। ऐसे सवाल एग्जाम में बनेंगे। कर लोगे? कर लिया क्या? तो ये अपना बचा हुआ पार्ट कल का था। कल की क्लास जो बाकी रह गई थी वो आज कंप्लीट हो गई। अब नए टॉपिक के साथ चलेंगे, वो रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। याद रखिएगा इस वाले टॉपिक से जो प्रत्येक साल एग्जाम लगता है ना आर्मी के, जो लगा है पीछे, तो अम्ल वाले टॉपिक से खूब सवाल पूछे गए हैं। पिछली बार भी आया था, चिंटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? आया था ना? है कोई ऐसा है क्या जो एग्जाम दिया था और फाइनल कट ऑफ में रह गया? ऐसा है क्या? आप उसको पता है? आया था ने? अम्ल, चिंटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ये सवाल पूछा गया था पिछली बार, पूछा गया था ना? क्या महेंद्र? अम्ल लेते हैं सबसे पहले। अम्ल क्या है? याद रखना, अम्ल वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? यस, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं?
हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। अरे भाई सीधा सा सवाल भी पूछ सकते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ है? अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोक्सिल आयन यदि ये वाला पूछा जाए तो ये क्षार का होगा। केवल हाइड्रोजन आयन अम्ल है, हाइड्रोक्सिल आयन क्षार है। ये वाला कौन सा है? क्षार। इसकी तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले अम्ल की करते हैं। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में कौन से आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन। बहुत सारे अम्ल है, अम्ल बहुत सारे हैं। अम्ल की विशेषता होती है ये अनिल, अनिल याद है ना आपको? अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भाई? लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, अम्ल की इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है अम्ल, अम्ल पूछा जाता है अम्ल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन सही है, तो वहां आपके सामने आता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और इसका उल्टा कौन करता है? क्षार। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो यहां से ये यदि आप गलत करते हैं तो यहां से एक शब्द लिख लो अनिल, ताकि आराम हो जाए, आराम से ना। अनिल, अनिल, अनिल से बना लो। ऐसे बनेगा अम्ल, अनिल तो कोई नाम है। ऐसे क्या बनेगा? अम्ल। क्या करेगा? नीले। नीले को किस में चेंज करेगा? नीले को किस में चेंज करेगा? लाल में। कर लोगे? ये अम्ल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। याद रखना, ये नीले को लाल, लाल को नीला ऐसे आएंगे तो फिर आपके दिक्कत होगी, लाल को नीला करूं कि नीले को लाल। तो ऐसे अम्ल, ऐसे अनिल बन जाएगा। अनिल ऐसे अम्ल बना लेना, नैसे नीला, लैसे लाल। तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल कौन से पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। कर लोगे क्या? कुछ महत्वपूर्ण अम्ल देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अम्ल जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लिखिएगा खनिज अम्ल। कौन से अम्ल? खनिज अम्ल। चलो मुझे बताओ, खनिज अम्ल कौन से होते हैं? खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? एक तो H2SO4 है, HNO3 है और HCl है। इनको क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। प्रश्न पूछ ले खनिज अम्ल कौन सा है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? खनिज अम्ल है। क्या हो गया? खनिज अम्ल कौन से होते हैं? HCl, HNO3 और H2SO4, ये खनिज अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? खनिज अम्ल। अब देखो यहां से ग्रुप डी की भर्ती में सवाल पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में सवाल पूछा गया था। सबसे पहले बात करेंगे H2SO4 की। याद कर लेना इसको, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं रे? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। आपसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे एग्जाम में, सवाल पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। ये कईयों को पता है, कईयों को पता नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हुआ? H2SO4। हाँ, पिछली एग्जाम में तो इतना आसान पूछा, साधारण नमक का NaCl पूछा गया। इस बार यदि ये पूछ ले तो गलत होगा क्या? और ये पूछा है आर्मी, इसमें रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, सवाल पूछा गया किंग ऑफ एसिड कौन है? किसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड? याद रखना, अम्लों का राजा यदि आपसे पूछा जाए, अम्लों का राजा, तो इसी को कहा जाता है अम्लों का राजा। याद कर लेना, अम्लों का राजा किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं।
हाँ, रसायनों का राजा हो गया, किंग ऑफ एसिड। ये लो भाई, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, ये ध्यान में रखना, किंग ऑफ एसिड कहलाता है ये, अम्लों का राजा। कर लोगे क्या? अम्लों का राजा किसको बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और यहां भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्सन्ट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है। एक सांद्र होता है और दूसरा तनु होता है। सांद्र जानते हो? सांद्र वो एसिड होते हैं जो ठोस होते हैं, और तनु का मतलब होता है तरल। तो यहां भी यदि दिया जाए ना, तो आपको ध्यान में रखना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में आए सांद्र और तरल, तो सांद्र को चुनना है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। कॉन्स्टेंट लगा हुआ मिलता है आगे। उपयोग ध्यान में रखना, इसका उपयोग कहां करते हैं? बैटरी में। बैटरी में कौन सा एसिड होता है? बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है रे? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग कहां करेंगे? बैटरी में। कर लेना, कर लोगे, पता चलेगा। नेक्स्ट HNO3, दूसरा लिखिएगा HNO3 अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दूसरा लिखना नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। यह नाइट्रिक अम्ल है। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग कहां करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का कहां करेंगे भाई? है भाई, तनसुख बताओ कहां करते हैं इसका उपयोग? उर्वरक में। कहां? उर्वरक। अब आधों को पता नहीं है उर्वरक क्या है। उर्वरक बनाने में है तनसुख, उर्वरक क्या होता है? खाद होती है क्या? खाद को खेतों में बनाया जाता है, जबकि उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। ठीक है, ये खाद ही है, लेकिन इसको फैक्ट्रियों में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? फैक्ट्रियों में। उर्वरक है ये यूरिया, कहने का मतलब है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, NH2। बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, ध्यान में रख लेना, ये यूरिया है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां करेंगे? उर्वरक बनाने में। इसके अलावा आभूषण में भी, आभूषण की सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अकेला नहीं करता ये, अकेला नहीं करेगा ये, अकेला आभूषण की सफाई नहीं करेगा। इसके साथ में यदि HCl को मिला देना, तब ये आभूषण की सफाई में सहायक है। तो नेक्स्ट लिखो आप, वो रहेगा आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख लो अम्ल, लिख लो भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ भाई राकेश, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है इसका फॉर्मूला? सबको याद है? HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा। याद रखना, इसको नमक का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक का अम्ल। नमक का अम्ल किसको कहते हैं? तो नमक का अम्ल यदि आपसे पूछा जाए तो नमक का अम्ल कहलाएगा HCl। कोई गलती से NaCl मत कर देना, NaCl नमक होता है, और यहां पूछा गया है नमक का अम्ल। NaCl नमक होता है, यहां नमक का अम्ल पूछा गया है, और नमक का अम्ल कौन कहलाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग कहां करते हैं? टॉयलेट की सफाई में। इसका उपयोग नोट कर लेना, HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है टॉयलेट की सफाई में। टॉयलेट की सफाई में इसका यूज किया जाता है HCl का। HCl अम्ल का उपयोग कहां करते हैं? टॉयलेट की सफाई में करते हैं। अब बताओ मुझे, ये सुनील बताएगा, है सुनील बता भाई। सुनील, जब HCl और HNO3 का मिश्रण करें तो क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक्वारेजिया।
नोट कर लो एक्वारेजिया क्या है, आपसे पूछा जा सकता है एक्वारेजिया क्या है। तो याद रखना एक्वारेजिया HCl अनुपात HNO3, मैंने पहले ही बोला था, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। HCl HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया, एक्वा का मतलब होता है, ये रॉयल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। एक्वा पानी की बोतल पे लिखा हुआ मिलता है, एक्वा देखा है क्या? ऐसे चेक करना आप, आधों को पता ही नहीं, चेक करते ही नहीं है पानी की बोतल पे लिखा है कि नहीं, है ना। एक्वा, एक्वारेजिया, जब इनको आपस में मिश्रित कर देंगे, लेकिन मिश्रण कैसा होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए, यानी ये ज्यादा 75% होगा और ये 25% होगा आपस में जब मिलाएंगे। अब इसको कैसे याद करें? ये 3:1 ये है, कई इसको 3 कर देंगे, कई इसको कर देंगे, तो इसमें एक शब्द ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, लेकिन इसमें 3 नहीं है, ज्यादा है, 1 2 3 और 4 हो गए। ठीक है, इसमें 3 ही लेटर है ना, HCl, तो 3 कर देना, ज्यादा याद रहेगा। तो ध्यान में रख लेना HCl और HNO3 का HCl अनुपात HNO3, और इसका अनुपात होगा 3:1, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे मत कर देना HCl 3 HNO3 1, तो फिर गड़बड़ है। ज्यादा किसको मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। कम मात्रा में किसको मिलाते हैं? HCl को, HNO3 को। तो इसका ये 3:1 का मैं लिख देता हूं ताजा मिश्रण है। क्या है? ताजा मिश्रण। और इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वारेजिया। कर लोगे क्या? एक्वारेजिया क्या है रे? HCl और HNO3 का क्या है? मिश्रण है। कितने अनुपात में होता है? 3:1। उपयोग लिखिएगा, एक्वारेजिया का क्या उपयोग है? ये सोने और चांदी को गलाने में समर्थ है। सोने व चांदी को गलाने में समर्थ है। ये लो, मैंने कहा था ना शुरू में, आभूषण, आभूषण की सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्वारेजिया का। हाँ, सफाई के लिए ऐसा है, ये पूरा ही सफाई है, इससे पूरी सफाई आपको साफ करके दे देंगे, और वो जो चांदी और सोना है वो नीचे। समझ गए क्या आप? तो इसलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है? सोने और चांदी को, सोने और चांदी की सफाई में किया जाता है, आभूषण की सफाई में। याद रखना, इसमें से अकेला, मैं लिख देता हूं नोट डाल के, अकेला असमर्थ है, चाहे HCl हो और चाहे HNO3 हो। अकेले क्या है? अकेले असमर्थ है। अकेले क्या है? असमर्थ। ये भी ध्यान में रखना, अकेला HCl सफाई में काम नहीं आएगा, अकेला HNO3 ये भी सफाई में काम नहीं आएगा, लेकिन जब इस दोनों को मिला देंगे तब ये सफाई में सहायक है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर हो गई बातें? तो एक्वारेजिया किसको बोलते हैं? HCl HNO3 का मिश्रण। अनुपात भी ध्यान रखना, ये 75 होता है और ये कितना होता है? 25%। हो गई, बहुत सारी बातें हैं। टॉयलेट की सफाई में किसका यूज करेंगे? HCl का। बैटरी उद्योग में किसका करेंगे? और यूरिया में एक और एसिड लिखो, वो लिखो एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। अम्ल की बात चल रही है, एसिटिक अम्ल। बताओ जरा, इसका यूज कहां करेंगे भाई एसिटिक अम्ल का? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है?
CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल है ना। इसका उपयोग कहां करते हैं? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आचार जो होता है, आचार के परिरक्षण में। हाँ, आचार कई दिनों तक खराब नहीं हो, इसके लिए एसिटिक अम्ल उसमें डाला जाता है आचार के परिरक्षण में। आचार जानते हो ना, खाने वाला कई दिनों तक खराब नहीं होता ने, नहीं होता ने, 10-15 दिन तक खाते हैं आराम से, एक बार लेके आते हैं घर से 10-15 दिन तक। उसके परिरक्षण के लिए उसमें नमक डाला जाता है और उसके साथ में ये एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ध्यान रखना दुर्बल अम्ल है, इधर नोट कर लेना प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल पूछते हैं कई बार, HCl, HNO3 और H2SO4। ये ध्यान रखना खनिज अम्ल के साथ में ये प्रबल अम्ल भी है। क्या है? प्रबल अम्ल। लिख लो, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा देते हैं, प्रबल अम्ल है, और ये एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल के। और एक है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल पूछा जाए तो याद रखना दुर्बल अम्ल यही है एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल भी होता है, यह दुर्बल अम्ल है। कर लोगे क्या? अम्ल बहुत सारे हैं, अभी इंडेक्स भी बाकी है, किसमें कौन सा एसिड होता है, सार भी पढ़ेंगे, लवण भी होता है, क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। लेकिन ये होगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अभी आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, आंसर करना, फिर क्लास से लेते हैं विदा। एक सवाल देता हूं, आंसर करना भाई। बताना है ना? इसका आंसर बताना है आपको। लाल चिंटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पिछली अग्निवीर के एग्जाम में आया था। इसका आंसर क्या रहेगा रे? याद रखना, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा है, ये अग्निवीर की एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर जो एग्जाम लगी थी अग्निवीर की, उसमें आया था, अग्निवीर की एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। क्या आंसर होगा इसका? लाल चिंटी के डंक में, लाल चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल होता है लाल चिंटी के डंक में? फार्मिक होता है क्या? बताओ, फार्मिक होता है? कई फार्मिक, कई ब्यूटारिक बता रहे हैं। ब्यूटारिक, ब्यूटारिक याद रखना, ये बकरे की आंत में होता है। कहां होता है? इसी के कारण, हाँ, इसी के कारण बदबू आती है। बदबू आती है ना, वो इसी के कारण आती है, ब्यूटारिक एसिड के कारण। मक्खन में भी होता है ये, मक्खन में भी सुगंध आती है कि नहीं आती? हाँ, तो ये ब्यूटारिक एसिड है भाई। फार्मिक एसिड और मेथेनिक एसिड ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक से अधिक लिखा गया है ना, ये इस प्रश्न का ठीक आंसर रहेगा।
एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेंगे, बताओ। इसका क्या आंसर रहेगा? बताना भाई, इसका आंसर क्या बैठेगा? इसका क्या आंसर रहेगा? लीजिए, इसका आंसर करें आप। अभिक्रिया आपके सामने है, बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। पढ़ लिया ने? बताओ कौन सी अभिक्रिया है। मैंने बोला था, अरे मैंने शुरू में ही बोला कि यहां यदि प्लस आ रहा है, जुड़ रहा है, इधर एक ही बन रहा है, इधर दो है, इधर एक है, जुड़ रहा है, इसका मतलब संयोजन है भाई। सीधी सी बात है, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कर लोगे? ठीक है भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।